नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। हर्ष कुमार जी से बात करेंगे कॉकरोचेस की, और जो हमारा जो हिट था उसको फेल क्यों हुआ उसकी बात करेंगे। आज संसद में कुछ भाषणबाजी भी चल रही है नीट को लेके। तो हर्ष जी, कम से कम योगेंद्र यादव की एक भविष्यवाणी तो सब सच हो गई। हाँ, उसने कहा था कि अब जो है सड़क से फैसले अब होंगे। जो है देश जो है वो संसद से नहीं सड़क से चलेगा। हाँ, तो ये तो सही सरकार बात। भी मान गई कि नहीं भाई, हम संसद से नहीं चलाएंगे, हम सड़क से चलाएंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही है। फिर इस वाले घटनाक्रम के बाद तो यही कहा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सच हुई। राजनीतिक भविष्यवाणी उसकी कभी सच नहीं हुई, चाहे वो दूरदर्शन पे रहा हो, चाहे आज तक पे रहा हो, कहीं भी किसी भी चैनल पे उसने कभी काम किया हो, और कोई भविष्यवाणी उसकी सही नहीं हुई और वो यहाँ पे सही साबित हुआ। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई सर, उस दिन जब वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गए थे, उस ये किस हैसियत से वहां पीछे खड़ा हुआ था राहुल गांधी के और इनके पवन खेड़ा के? ये कौन सा सांसद है? वहां तो सारे सांसद गए थे, सांसद गए थे। इवन जो खड़गे जी का बर्थडे मन रहा था उस दिन, वहां पे जो सारे इकट्ठे हुए थे, मेरे ख्याल में 80-82 के करीब सांसद थे, सारे विपक्ष के भी और थे उसमें। तो ये सारे लोग वहां पे चले गए थे, ये पीछे खड़ा हुआ था पेड़ के नीचे। और जब पवन खेड़ा और राहुल गांधी बोल रहे थे तो ऐसे सिर हिला हिला के उसे समर्थन दे रहा था, और फिर ये उस बस में जबरदस्ती ठुस के गिरफ्तार भी हुआ। मेरा तो ये मानना था कि उस दिन एक गलती होगी, इस पे एनएसए लगा देनी चाहिए थी उस दिन योगेंद्र यादव पे। इसके समर्थन में कोई नहीं आता, कहते कि भाई वे तो सब सांसद हैं निर्वाचित, चलो वे तो पहुंच गए, कोई बात नहीं, झंडपट नहीं है। तुम किस हैसियत से प्रधानमंत्री के घर के पास, जहां इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, 1 किलोमीटर तक जहां किसी गाड़ी को भी नहीं घुसने देते, तुम वहां किस हैसियत से घुस गए थे? इसके खिलाफ अगर एनएसए लगा देते, 6 महीने के लिए से अंदर बंद कर देते, इसे सब पता लग जाता। आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है, और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे, और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भाई देखिए, वो गुरु है, वो राहुल गांधी का ओरिजिनल गुरु है। तो गुरु को अपने शिष्य के दरबार में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या भगवान राम के दरबार में आने से आप गुरु वशिष्ठ को रोक सकते थे? जब गुरु वशिष्ठ आते थे तो भगवान राम जो है वो अपने सिंहासन से उतर के सबसे पहले उनको साष्टांग प्रणाम। अरे सर, हमने कहा आप वशिष्ठ से तुलना कर रहे हो उसकी? हमने तो कभी नमस्ते करते तक नहीं देखा। हमने तो कहीं नमस्ते करते नहीं देखा राहुल गांधी को इससे। तो वो कलयुगी शिष्य है ना, थोड़ा सा। तो वो कलयुगी शिष्य कलयुगी शिष्य, ये भी कलयुगी गुरु ही है सर। तो कलयुगी गुरु ने कलयुगी शिष्य को जो जिस प्रकार की शिक्षा दी, उसी प्रकार जो है वो उसके संस्कार है। तो इसलिए उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन है तो गुरु, कम से कम आने की तो उसको जो है वो पूरी सहूलियत है। अब उसकी जो दूसरी जो भविष्यवाणी थी कि अब आगे से सरकार जो है वो इलेक्शन से नहीं रेजिस्टेंस से बनेगी, ये भी सही होगी क्या? सर, अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं इस वाले सीजेपी वाले प्रोटेस्ट के बाद, और सब कुछ जो घटनाक्रम हुआ है अभी तक, तो सारी एक्टिविटीज जितनी भी हुई हैं, जो भी अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं, सरकार बैकफुट पे ही है सरकार। अब आप बताइए ना कि जितने भी स्टेट्स में मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो एक लड़की है वो वहां की जेएनयू की, वो वहां पहुंची डीजीसी पे। आपने तो ट्वीट भी किया हुआ था कि भाई किस हैसियत से डीजीपी से मिल रही है, एक थानेदार से मिलवा देते ज्यादा से ज्यादा उसे, डीजीपी को जाके चिट्ठी दे रही है। तो इसका मतलब जो है आप उसे जरूरत से ज्यादा महत्व भी दे रहे हैं।
ये सही देखिए नहीं है। साहब, हमारा जो मास्टर स्ट्रोक कुनबा है, उसने बता दिया है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि राहुल गांधी को डाउन करने के लिए सीजेपी वालों को अप किया गया है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब इसका देखिए, नहीं ऊपर पता से नहीं तो आ सर, गया कौन जस्टिफिकेशन। कौन कौन ज्ञानी है जो ये मास्टर स्ट्रोक इसे बता रहा है, और कहाँ इससे क्या राहुल गांधी बात को है साहब, आपने डाउन किया देखा जा नहीं रहा है तो है। मास्टर स्ट्रोक भीखू मात्रे ने तो ये भी कह दिया कि देखिए ये होता है मास्टर स्ट्रोक, अरे सर, कि मैं साहब उनको इन उनको सोशल उनको मीडिया जो है वो। हैंडलर्स को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं तो अमित मालवीय को भी फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे, मेरा इन सब लोगों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं नहीं तो जो इंटरेस्ट, ओपिनियन बनाता हूँ, अपने आप जो चीज देखता हूँ, मैं उसके हिसाब से ओपिनियन बनाता हूँ। मैं मुझे आपको तो बता इसमें कोई रहा हूँ ना मास्टर कि जो स्ट्रोक नजर नहीं आया। आपको मास्टर स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा है। जो मास्टर स्ट्रोक जो पेड मास्टर स्ट्रोकी है, उनको तो मास्टर स्ट्रोक दिख गया ना। ये किसका एक्सप्लेनेशन है? अब इस एक्सप्लेनेशन सर को आप देखिए, स्वीकार करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। आप बताइए स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे इसको? नहीं नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं मानता हूँ सर। और आपने पहले अपने आप खुद ही कह दिया कि ये पेड हैं, जितने भी लोग हैं जो पेड हैं, जिनको पैसा मिल रहा है इस सब ये सब नैरेटिव बनाने का, वो ठीक है, वो करते रहें। कोई हम इनके पेड वर्कर नहीं है, हम इनके कोई वॉलेंटियर नहीं है कि कुछ भी ये करेंगे और उसको हम सही ठहराते रहेंगे। ये तो जो भी हुआ घटनाक्रम गलती हुआ। और आप ये ध्यान कीजिए कि जिस दिन इनका प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख का, उस दिन शाम के समय 6-7 बजे के आसपास की बात है। तो आपको ध्यान होगा कि हम शायद कोई वीडियो मैं और आप ही रिकॉर्ड कर रहे थे, और मेरे पास किसी का फोन आया था। तो वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि भाई, जब ये प्रोटेस्ट 20 तारीख को खत्म होने वाला था और उसकी अनुमति उसी दिन तक की थी, तो फिर ये 20 तारीख की रात को फिर से धरने पे कैसे बैठ गए, और फिर उसके बाद 26-25 तारीख तक चलता रहा ये धरना। तो ऐसी बहुत सारे इसमें पेंच हैं, ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके हमें जवाब निश्चित रूप से ढूंढने चाहिए इस पूरे प्रकरण में। आज तो मैं देख रहा हूं कि कुछ एक्स पुलिसमैन जो हैं, उन्होंने एक परमिशन मांगी है कि हम जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं उन पुलिस कर्मियों के समर्थन में जिनके साथ यहाँ मारपीट की गई, जिनके प्रति हिंसा की गई, कि हमें भी धरना देने की यहाँ परमिशन दी जाए। दी जानी चाहिए तो साहब। ये तो हाँ पूरी तरह से अन्याय होगा ये, उनको परमिशन नहीं दी जाए। अच्छा, हाँ ये तो है कि साहब, आपको मास्टर स्ट्रोक बताऊं। मास्टर स्ट्रोक तो वाले ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, सरकार ने जो है इनको उल्लू बना दिया। सरकार ने इनको कह दिया कि हम सारे केस वापस ले लेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसी चीज को रुकवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एफआईआर जो है वो वापस नहीं ली जाएगी, और एफआईआर पूरी की पूरी देखी जाएगी। सर, वो तो और आप तो सर ये सारी लीगल चीजें जानते ही हैं कि एफआईआर आप जब दर्ज करते हैं कि उसे वापस लेना आसान नहीं होता। वो वापस तो कोर्ट के माध्यम से होंगी, या तो आप उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाओ, या फिर आप उसमें कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी चीजें। तो ऐसे तो होगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही फैसला है कि इस तरह से कैसे कर दोगे। एक दिन आप किसी को गुंडा मान लोगे, एक दिन आप उसे क्लीन चिट दे दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? हिसाब से चलने को तो सब कुछ चलेगा ना साहब। ये इसी को तो वो कहते हैं कि साहब सरकार जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार झुक झुक के चल रही है, या तो सरकार रेंग रेंग के चल रही है कि आप झुकने को कहो तो वो रेंगने को तैयार। अरे सर, ये तो मैं तो पूरे इस घटनाक्रम पे यही कह रहा हूँ। मैं झुकने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रेंग रेंग के ही चल रही है। अब तक जो भी एक्टिविटी हुई है उसमें कहीं भी लेकिन ऐसा कारण कोई क्या है? मास्टर स्ट्रोक या ऐसा दिखाई नहीं दिया कि भाई सरकार ने कोई अपने किसी भी मुद्दे पे आप अड़ी रही हो। जैसे पहले दिन अगले दिन जब ये बातचीत चल रही थी, उस दिन रात में रेड हो रही थी दिल्ली में, कई हॉस्टल्स में से लड़कों को उठा लिया था। उसके एक एक दो विजुअल्स आए और उसके बाद वो खत्म हो गए। सारे सबके सब जगह ये आने लगा कि भाई अब वापस लिए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं, ये खबरें चलने लगी हैं। तो आप मतलब नहीं, तो सरकार ये के इतने शर्मनाक डिफेंसिव होने स्थिति का है। कारण क्या है, ये बताइए मुझे। सर, कारण तो देखिए यही है कि हकीकत बात यही है कि जो इस मूवमेंट के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं हुई, सभी राज्यों में, महाराष्ट्र में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, और पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ी उसमें एक तरह से मोब इकट्ठा हो गया वहां पे। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा लगने लगा था कि ये चीज ज्यादा फैल रही है और जरूरत से ज्यादा ये तूल पकड़ रही है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर एक इस्तीफे से ये बात बन सकती है तो इस्तीफे से बात बनवा लो। लेकिन आप ये बताइए, इस्तीफे के बाद भी कल पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी इन्होंने। अब कहने लगे कि साहब हमें तो गोली क्यों चलाई है,
और पैलेट गन क्यों चलाई है, हमें तो अब अमित शाह से जवाब चाहिए, अभी अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगेंगे राहुल गांधी। और तो आप लोग कहते हैं ना उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ने वाले, तो इन लोगों की तो आदत ये है। जैसे आप कह रहे थे ना पिछली बार कि जो पार्लियामेंट का जो वेल है उसके अंदर जो भी आए उसको बाहर निकाल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इस नीति से काम कर पाओगे आप, वरना आप कोई, अब ये डिबेट होगी 8-10 घंटे की, उसके बाद अगला आप बिल लेकर के आओगे, फिर किसी बात पे हंगामा शुरू कर देंगे, उन्हें तो रीजन चाहिए। देखिए हकीकत ये होती है सर, आपने बहुत सारे आयोजन कराए होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम आपने आयोजित कराए होंगे। जो आयोजक होता है, हम आपके एनुअल समिट में जाते हैं, वहां पे हमें तमाम लोग सलाह देते हैं कि भाई साहब इसमें ये भी होना चाहिए, हम लोगों को भी खाना मिलना चाहिए, हम लोगों को ये नहीं मिलता, हम लोगों को ये नहीं मिलता। मैंने कहा कि भाई कई लोग मिलते हैं हमें पकड़ लेते हैं कि आप लोग तो यहाँ इनसे जुड़े हुए हो, आप ये कराओ। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई जब कोई आयोजन करना होता है, जो आयोजक होता है वो बहुत कमजोर स्थिति में होता है, उसे अपने आयोजन को सक्सेसफुल कराना है, उसे एनी हाउ उसे कंडक्ट कराना है और उसे आगे बढ़ जाना है। तो उसे तो झुकना ही पड़ता है हर चीजों के सामने। अब सरकार को अगर पार्लियामेंट चलानी है तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो सरकार को यह भी लगने लगा था कि अगर हम इस तरह से जिद पे लड़े रहेंगे तो पता लगा पूरा मानसून सेशन निकल गया। जो बिल की तैयारी कर रहे थे, टीएमसी में तोड़फोड़, डीएमके को इधर ला रहे थे, एनसीपीआई बन गई थी, वो सब उसका क्या होगा? वो जो इतनी प्रैक्टिस पिछले 3-4 महीनों से चल रही थी। तो सरकार को तो अपना काम भी निकालना है। अब सरकार को लगा कि भाई इस मौके पे अगर एक इस्तीफे से ही काम चल सकता है तो चलाया जाए, लेकिन मुझे अभी भी आशंका इस बात की है कि ये पार्लियामेंट में अभी भी बाधा करने की कोशिश करेंगे, ये लोग बैठेंगे नहीं। और इसमें एक सबसे बढ़िया ओपिनियन और भी बताता हूं मैं सर, ये जो खुश हो रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल का उसमें इंटरव्यू आया इंडियन एक्सप्रेस में उसी दिन, देखिए मीडिया को कैसे मैनेज किया इन्होंने। ये जो मोदी मीडिया का आरोप हम लोगों पे लगाते हैं, जिस दिन ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा 3 या 4 कॉलम का, और उस इंटरव्यू में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट और राहुल गांधी ने जो पीएम के घर पे जाके धरना दिया था उसका असर है कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये तो उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी वजह से हुआ, अगर राहुल गांधी पीएम के घर पे धरना देने नहीं चले गए होते तो शायद सरकार इस पर मजबूर ना होती। तो हर मौके को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये विपक्ष का भी फेलियर है। लोगों को विपक्ष पे भरोसा नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट ही बाधित कर सकते हैं, ये 200 लोग नहीं जुटा सकते। कांग्रेस वालों से अगर कह दें कि अपने यूपी के किसी जिला अध्यक्ष से कि उससे कहो कि 50 लोग जुटा दें, तो ये जुटा नहीं सकते हैं। तो ये तो अपनी राजनीति उस पर चमकाना चाहते हैं कि भाई चलो सीजेपी वालों के बहाने से कुछ मिल गया, लेकिन अंदर खाने जो बात चल रही है सर, एक और आम आदमी पार्टी के बनने के मुझे पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वो जो शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपए दिए थे अरविंद केजरीवाल को, 1 करोड़ रुपए कपिल सिब्बल ने भी देने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल लक्षण सारे के सारे वही हैं। तो भाई वो अपनी ही पार्टी को जो है वो, अच्छा हाँ, प्रशांत भूषण को तो, प्रदूषण को तो निकाल दिया गया था ना आम आदमी हाँ पार्टी से, और योगी यादव को भी निकाल दिया गया था, लेकिन योगी यादव तो अभी भी आगे पीछे घूमते रहते हैं उसके, जहाँ भी मौका लगता है हाँ तो। लेकिन पॉइंट ये है कि साहब कि ये तो अब आपने एक परंपरा सेट कर दी कि आप पार्लियामेंट के टाइम पे हंगामा करो और जो मर्जी हो वो करवा लो, और इलीगल माने भी हाँ मनवा लो। जैसे जब इन्होंने ये कहा कि साहब कि कोई एफआईआर नहीं होगी, सारी एफआईआर विथड्रॉ होगी, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। भाई किस लॉ में आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया? ऐसा कोई कानून ही नहीं हाँ है सही बात कि है। आप इस तरह का हाँ, नोटिफिकेशन जारी कर कानूनी। सकें कि साहब कोई कोई एफआईआर नहीं होगी और कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। यू कांट डू इट, टोटली हाँ इलीगल है। लेकिन हम्म, 2 सरकारों ने तो कर ही दिया। उनके तो असम गवर्नमेंट का और बिहार गवर्नमेंट का तो आ ही गया। हम्म, यूपी गवर्नमेंट को शायद फ़ोन नहीं गया, या शायद उनके यहाँ इतने केसेस नहीं थे, या जो भी था, या जेन ज़ी ने यूपी गवर्नमेंट को परस्यू नहीं किया, उनको टारगेट पे नहीं लिया। हम्म, जो भी हुआ। हम्म। बंगाल गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा एक्शन किया था। बंगाल गवर्नमेंट ने तो बहुत भारी रैली भी निकाली। बंगाल गवर्नमेंट ये का तो बेस्ट एक्शन था। वहां तो घुस घुस के निकाले हैं घरों से सर, 70 लोग हुँ, अरेस्ट कर रखे हैं, 7 एफआईआर हैं। हुँ। तो अब आप 4 तारीख को ऑटो वाले ई-20 के अगेंस्ट हड़ताल कर रहे हैं, तो आप ई-20 भी वापस ले लीजिए। और हाँ, अब तो गडकरी जी का रिजर्वेशन, इस्तीफा करवा दो।
रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी आ गया है, और उसमें भी जब हाँ। उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, तो हम्म 5 मिलियन है, 20 मिलियन हो जाएंगे उनके भी। तो अगर इंस्टा से और व्यूज से और इनसे सबसे करना है, तो साहब हमारी आपकी भी बात इनको ठीक से सुननी चाहिए। व्यूज तो हमारे भी हैं। मैं सर उस पे किसी चैनल पे आनंद रंगनाथन को सुन रहा था बोलते हुए। वो एक डिबेट में आए हुए थे, उसमें वो विजेता दहिया भी बैठा हुआ था बगल में उनके। वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस चैनल पे थे, वो न्यूज 18 पे थे, किस पे थे। वो न्यूज बड़ी सही 18 पे। बात कह रहे थे, उसी दिन की बात थी। वो यूं कह रहे थे आनंद रंगनाथन के पिछले 6 महीने से जितने भी नेशनलिस्ट हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं हर स्थिति में, वो लगातार मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने किनके कहने पे इस्तीफा करवाया? ये जो अराजक तत्व जो सड़कों पे उतरे हैं। तो आप लोगों को तो ये भी समझना, उस समय अगर करते तो कम से कम इतना तो मैसेज जाता कि भाई हमारे अपने लोग डिमांड कर रहे थे, हम अपने लोगों की डिमांड की वजह से कर रहे हैं। आप झुके तो किसके सामने झुके? ये सीजेपी और ये सब पैदा ही नहीं हुआ होते जो आज चीजें हो रही हैं। तो उनका ये लॉजिक भी बिल्कुल सही था आनंद जी का, कि भाई आप ये तो कम से कम सोचो कि जो आपके शुभचिंतक हैं, जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उनके बीच में आपके बारे में क्या ओपिनियन बन रही है। आप आईटी सेल को छोड़ दीजिए कि भीखू मात्रे क्या कह रहा है, अमित मालवीय क्या कह रहा है, उनको तो जो भी चीज होगा सही बतानी है। लेकिन जो हम जैसे राष्ट्रवादी हैं, वो तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो हम बात सही कह रहे हैं, और इन्हें लगता है कि वो सही है, ये भी जानते हैं कि ये बात सही है, उसके बावजूद भी आप उनको इग्नोर करते हैं और इनको ये लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। देखिए जब भी होता है इस तरह का मामला, अब आप ये बताइए कि इसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें कम्युनिस्टों की जीत है। जितना भी ये था सारा के सारे कम्युनिस्ट हैं इनके पीछे जो जुड़े हुए हैं। तो इसमें कांग्रेस वाले कुछ भी कर लें, चाहे अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, इसमें फायदा तो सारा कम्युनिस्टों का। और कम्युनिस्टों का तो एक सिद्धांत है कि एजिटेट हार्ड, पार्टी हार्ड। वही कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सीजेपी वाले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। मुझे लगता है ये रास्ता ठीक है इनके लिए, ये कुछ और आगे जाएं इसके ऊपर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट वंटेम्प्ट बने। हाँ, वो थोड़ा सा उसमें अगर ये सोच रहे हैं कि आप हर चीज से ऊपर हो गए हैं, तो फिर अब ये धीरे धीरे फंसेंगे भी इसमें। और काफी चीजें अभी टाइम लगेगा इसमें, अभी तो जोश जोश में है। और इन्हें लग रहा है कि जब तक ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ना सर, तब तक मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इन्हें इसी इसी तरीके से ही हैंडल करना पड़ेगा। पार्लियामेंट सेशन के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन बहुत ही क्रूशल है। आप कह भी चुके हैं, आपने भी कहा था, हम 2 हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि एफसीआरए वाला जो मामला है उसे भी बिल्कुल नहीं आने देना चाहते। और डिलिमिटेशन पे तो सब लोग, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये काम कर लिया इन्होंने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी जुगाड़ कर लिया है, तो असली टारगेट वहां पे भी है इन लोगों का। एक और भी इसमें बात है, देखिए हम लोगों ने 3 हफ्ते पहले ये बात करनी आरंभ की थी कि भाई इनको यहाँ से हटाओ, हाँ क्योंकि अब हाँ। पार्लियामेंट सेशन आने वाला है पास में, और ये मामला जो है अभी तो मजाक मजाक का लग रहा है, लेकिन ये फिर आगे जो है ये ट्रैक्शन गेन करेगा, तब आपके लिए इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तब उस समय तो खैर आप जानते हैं, तो विश्व गुरु मोमेंट चलता रहता है वहाँ पे। हम्म, विश्व गुरु कोई बनता नहीं है। विश्व गुरु जो है ना, गुरु गुरु की पदवी जो है वो शिष्य दिलवाता है गुरु को। जब शिष्य जो है वो इस प्रतिभा के और इस मेधा के हो जाते हैं, तब गुरु को आदर दिया जाता है कि भाई इस गुरु का ये शिष्य है। आप देखें कि रमाकांत हाँ, अचरेकर जिसके को कौन शिष्य जानता था? ऐसे हैं तो फिर वो गुरु कितना बड़ा होगा। हाँ, सही बात है। सचिन तेंदुलकर के बाद रमाकांत अचरेकर को गुरु माना गया। हाँ, सही बात है। सचिन पहले बेचारे सचिन को कोई को जानता भी नहीं था रमाकांत कोई अचरेकर को। जानता नहीं सही था। बात। और हमारे थे वो तारक सिन्हा जी, उन्होंने तो कोई 2 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स पैदा कर दिए। लेकिन उनका भी रिकग्निशन तब हुआ जब ये सब आपके आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, ये ऋषभ पंत, ये सब प्रोमिनेंस में आए। तो हाँ गुरु को चेला जनवाता है। तो अब आप कहोगे साहब हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। भाई अच्छे चेले बनाओगे तो विश्व गुरु आपको माना जाएगा। अब चेले तो आप ये हाल है। आज मैं देख रहा था, आज एक डिबेट चल रही थी कहीं पे, कहाँ पे चल रही थी, हाँ, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहे थे, बड़ी मौके की बात बोल रहे थे, बहुत ही सही बात बोल रहे
बोल रहे थे कि भैया ये सारा सब कुछ हो रहा है, स्टूडेंट्स का हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, हिंदुओं के विरुद्ध गालियाँ पड़ रही हैं। वो जो जिन्होंने आज भाजपा को यहाँ पर लाकर खड़ा किया, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद कहाँ है? कहाँ गायब हो गई? हाँ बिल्कुल मतलब सही बात सत्ता है। जो है, वो इतनी प्रमुख हो गई कि संगठन के जो मुख्य आपके जो धुरी थी, वो आपने उसको कुंद कर दिया। आज विश्व हिंदू परिषद को कोई नहीं जानता। कौन जानता है बस? आप बताओ, अध्यक्ष कौन है विश्व हिंदू परिषद का? शायद आप जानते हो। कितने लोग जानते हैं? कौन जानता है सही आलोक कुमार को? क्या है आलोक कुमार? हाँ, सही बात है। नहीं, आपने बिल्कुल एबीवीपी वाली बात तो बिल्कुल सही है। तमाम स्टूडेंट्स यूनियन में दिल्ली में इनका बड़ा दबदबा है, ठीक ठाक हिसाब किताब है। जब ये एजिटेशन हो रहा था वहां पे और ये धरना प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पे, क्यों नहीं 5,000 लोग 10,000 लोग एबीवीपी के सारे देश से इकट्ठे के आए होके आए और वहां नारेबाजी करते आते वहां पे सामने। वन साइडेड गेम तो नहीं होता ना, क्या आप वन साइडेड गेम करा रहे हो? बिल्कुल भी जो वो करना चाह रहे हैं वही कर ले रहे हैं। उन्हें पहले आपने उठा दिया, फिर आके बैठ गए, वो वहां तक पहुंच गए, फिर पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच गए, फिर आपने उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। तो ये सब जो चीजें हैं इससे पहले कुछ एक अपनी राजनीतिक वजूद की धमक भी तो दिखाए जाने की आवश्यकता है। भेजा जाता वहां पे स्टूडेंट्स आते। अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ आज कनॉट प्लेस में कुछ लड़कों ने पिटाई पिटाई की है उन लड़कों की, जो वहां पे मोदी जी को गालियां वाले दे रहे, ढूंढ ढूंढ के उन्हें रास्ते में जो भी दिखाई दे रहा है पिटाई चिताई कर दी। तो ये इस प्रकार के जो लोग हैं ये कहाँ थे उस समय जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, जब तो वन साइडेड था। और सबसे महत्वपूर्ण सर कि आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एफआईआर इस तरह से वापस नहीं हो सकती है। सर, पुलिस वालों के ऊपर जो हमला किया गया, उनके जो सर फोड़ दिए गए, ऐसे ऐसे दहलाने वाले वीडियो आए हैं। मैंने तो देखा नहीं सर, पुलिस वाले के तो एक लाठी लग जाती तो पूरी पूरी पुलिस फोर्स के लिए इज्जत का सवाल हो जाता था। तो पुलिस वालों के ऊपर जो हमले किए गए उन मामलों उन जैसी एफआईआर को कैसे वापस लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। देखिए, हाँ कई जगह मैं बता चुका हूँ कि पेट्रोल का एक प्रोविजन है, सीआरपीसी में था, अब वो बीएनएसएस में भी है। 321 सीआरपीसी हुआ करती थी पहले, अब वो मेरे ख्याल से 360 है बीएनएसएस में। तो उसमें भी आप जो है वो स्वेच्छा से या स्वेच्छाचारिता से वापस नहीं ले सकते। उसका कोई पुख्ता कारण होना चाहिए, क्यों वापस ले रहे हैं आप? कि हाँ उसमें जो है कोई केस जो है वो फ्रिवलस केस है, मतलब बेकार टाइप का केस है, हाँ या उसमें कन्विक्शन नहीं हो सकता, एविडेंस नहीं मिल हाँ रही है, इस तरह का कोई कारण होना चाहिए, तभी आप हाँ ले रीजन सकते हैं। देना इसके पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कोर्ट की कंसेंट से ही हो सकता है वो विड्रॉल। हम्म, और आपने जो है वो कोर्ट के बिहाफ पे ही आपने अंडरटेकिंग दे दी कि हम वापस ले लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारे इनके आईटी सेल वाले हैं वो कह रहे हैं कि यही तो मास्टर स्ट्रोक है, कि इनको कुछ पता नहीं है, हमने कह दिया कोई भी जो लॉ में हो नहीं सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उल्टा कर दिया। हाँ। लेकिन आपको इस बीच में सर एक मजेदार खबर नहीं पता लगी? क्या? मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, बड़ा मजेदार एक इंसिडेंट हुआ। ये जो वामपंथी सारे जो स्टूडेंट लीडर वगैरह जो इनके साथ जुड़ जाते हैं, ये एक वामपंथी इनका बहुत बड़ा स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, कन्हैया कुमार। वो कहाँ है, उसका कुछ पता लगा आपको? इसमें कहीं दिखाई नहीं दिया। अब भाई फिर कन्हैया कुमार के साथ तो सुना बड़ी त्रासदी हो गई, वो केरला हाउस में कहीं कुछ हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ सर, उसे तो गया था, धकिया के भगा दिया वहां से। धकिया के पुलिस भगा दिया। बुलाई केरल हाउस वालों ने भगा दिया उसे वहां से। अपनी खुद की सरकार में ये हाल है, ये तो गलत बात है सब। उसने नहीं सर, उसने सोचा कि भाई मैं सीडब्ल्यूसी का मेंबर हूँ, मैं राहुल गांधी के बगल में बैठता हूँ और मैं बड़ा नेता हूँ, भले ही मैं सांसद विधायक ना बना हूँ लेकिन मैं बड़ा नेता हूँ। उसने अपने दोस्तों से कहा कि आओ तुम्हें रुकवाऊंगा मैं केरल हाउस में। वहां अधिकारियों ने कहा कि भाई यहाँ ऑलरेडी यहाँ 150 आदमी रुके हुए हैं, हम तुम्हें कहां से रुकवा दें? उन्होंने मना कर दी। और ये सर बहुत सारे जो ये लोगों ने बुलाए थे ना ये बाहर से, ये सब इस धरने प्रदर्शन की वजह से आ रहे थे बाहर से, कि धरना प्रदर्शन है तो इसलिए सारे दिल्ली में थे। जबकि ऑलरेडी वीडी सतीशन जो उस दिन राहुल गांधी के साथ
प्रधानमंत्री के आवास पे जब गए थे तो वीडी सतीशन साथ में थे, उनके साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो गेस्ट हाउस फुल था। अब ये जाके अपना वही अपना अंदाज में कि जैसे अपना बिहारी बाबू होते हैं कि अपना भिड़ गए उनसे जाके, तब उन्होंने पुलिस को फोन करा और तब वहां से इसे धकिया करके भगाया है। ये तो शुक्र मनाइए कि आज छोटी सी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने लगा दी, वरना खबर दबी गई थी, पता ही ना लगता किसी को। हमने तो वीडियो बनाया है इस मुद्दे पे पूरा, तो बड़ा चला हमारा वीडियो। अच्छा, आप ये बताएं कि आप निश्चित रूप से सबको पता चल गया कि सड़क से ही चूंकि संचालन होना है, तो अब लोग और भी सड़क पे आने वाले हैं। अब E20 वाले सड़क पे आने वाले हैं। सुना 4 तारीख को ऑटो हाँ वालों की हड़ताल है। जी, तो अब बिल्कुल है इसमें क्या उनके होगा? वो। E20 में देखिए सर, किसका देखिए क्या है रेजिग्नेशन लिया कि जाएगा? देखिए गडकरी जी ने तो E20 वाला मामला जो है ना, हम्म, उसमें बेचारे ऑटो वाले कुछ नहीं कर पाने के। ऑटो वाले बेचारे अपने रोजी रोटी छोड़ के ये काम कर नहीं सकते। ये जो काम कर रहे थे अभिजीत दिक्के और ये राका पाका सारे के सारे, ये हैं खाली, जिन्हें गांव की भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं कि ये ठाली हैं। ये ठाली घूम ठल्ले रहे हैं इन लोग। ठल्ले। हाँ हाँ, वो देसी भाषा में ठलवे कह देते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं बेचारे, वो गरीब लोग हैं। वो 100 लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, अगर ऑटो वाले 200 लोग भी कहीं इकट्ठे हो जाएंगे तो आप गनीमत मानना। और फिर उस मुद्दे को लेकर के सरकार ये मान चुकी है कि भाई ये जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, कार रखने वाले लोग हैं, ये थोड़ा सा अलीट क्लास पैसे वाले लोग हैं, इनके बस की एजिटेशन करना है नहीं। ये आम आदमी का मुद्दा उतना नहीं लग रहा इन्हें। तो ये उस मुद्दे पे उतना जा नहीं रहे हैं। इस उस तरह का नहीं बन रहा है ये इंटरनेशनल लेवल का मामला। ये है हकीकत इसमें। देखिए, CJP भी कोई इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा नहीं बन रहा था। 30-35 दिन नहीं बना, फिर इस सरकार ने बनवा दिया उसको। तो सरकार हमारी जो है वो तो एक्सपर्ट है इसमें। अब देखिए इसमें जो है वो लीड कौन ले रहा है, तो वो हमारे मित्र हैं तहसीन पूना वाला, उनको मैंने बुलाया भी था। खैर वो जो है वो 30 तारीख को अभी प्रदर्शन करने वाले हैं इसके ऊपर, और जंतर मंतर पे ही करेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए उसमें कांग्रेस वाले कूद गए, कुछ हुआ और ऑटो ला के खड़े कर दिए पार्लियामेंट के सामने। तो सरकार जो है बल प्रयोग तो अब कर नहीं सकती सरकार ने, क्योंकि अहिंसा गांधी जी वाली जो है वो शपथ ले रखी है कि वो अब लाठी चलाएगी नहीं। लाठी केवल दिखाने के लिए भी नहीं रखी जाएगी। तो अगला आंदोलन ये हो जाएगा, तो उसमें किसका इस्तीफा लिया जाएगा? गडकरी जी ने क्या किया, उन्होंने इससे सबक सीखा। धर्मेंद्र प्रधान वाले किस्से से उन्होंने सबक सीखा। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनको उनकी आलोचना करने वाले जो भी चल रहे थे मीम्स और वीडियोस, उनको सबको लेके बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया, उनको रिलीफ भी मिल जाएगी, वो सारे हट भी जाएँगे। और उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त प्ली ली है। जानते हैं क्या? कि ये ब्लेंडिंग का मामला मेरे मंत्रालय से संबंधित ही नहीं है। ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित है। तो उन्होंने अपनी इंश्योरेंस जो है वो एडवांस में कर ली कि अगर मान लो E20 को लेकर कोई हंगामा होता है, तो मैं तो हूँ ही नहीं। हरदीप सिंह पुरी से हाँ, पूछो। और देखो कायदे से बात तो सही है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। उसमें उसमें तो मेरे ख्याल में मेटा वेटा को भी जो है कोर्ट ने कहा है कि वो सारे मीम्स वगैरह हटाओ, इस तरह के आदेश भी शायद उसमें दिया है कि वो सारे जो इस तरह के लेके वीडियो बनाए गए हैं उन सबको भी हटाया जाए। और इन्होंने यहाँ पे सारे पेट्रोल पंपों पे बड़े बड़े वो लगवाए हैं बैनर कि E20 के इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होता है गाड़ियों को। ये सब मुहिम तो इन्हीं की चली रही है। लेकिन वो तो बात हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके कि सरकार के एजेंडे का मुद्दा है ये। तो सरकार के एजेंडे में हमेशा से रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग का। तो उसमें कोई हरदीप पुरी हो, नितिन गडकरी हो, नितिन गडकरी को तो इसलिए फंसा है ना कि उनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, उनके बेटे इस बिजनेस में हैं। वो तो इसलिए निशाने पे आ रहे हैं। वो तो मंत्री बनने से पहले से है। हाँ, वो तो पहले से ही है। तो पहले ये से ही है। सर, हाँ वो तो सही बात है। तो नितिन गडकरी ने इस मामले में नितिन गडकरी गलत नहीं है। वो नितिन गडकरी की बात सिर्फ ये है कि देखिए, नितिन गडकरी की एक, आप तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि नितिन गडकरी जब भी बोलते हैं वो दिल से बात कहता है बंदा। मुझे उनकी ये बात पसंद है कि वो साफ गोई है, उसके अंदर वो घुमा फिरा के लाग लपेट से किसी चीज को कहते नहीं है। और उन्होंने जो भी बात वो कहते हैं वो अपने दिल से कहते हैं। मैंने कई दफा प्रोग्राम वगैरह भी उनके अटेंड किए हैं, वो बढ़िया बोलते हैं।
अब तो बड़ा दुर्लभ हो गया है कि वो पार्लियामेंट में तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन नितिन गडकरी जो भी बात कहते हैं वो बात दिल से कहते हैं, और वो कई बार ऐसा हो जाता है कि अ, वो अराजनीतिक टाइप उनका बयान हो जाता है कि आप इस बात को भूल जाते हैं कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या आप सरकार में हैं। इस बात को वो, उनके दिमाग से वो चीज निकल जाती है और वो जो फ्लो में आके कुछ बातों को कह देते हैं। और मीडिया तो हमेशा इस ताक में रहता है कि नितिन गडकरी कुछ कहे और उसका जो है तमाशा बना दिया जाए, क्योंकि सबको लगता है कि वो बंदे जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिलेशन बढ़िया नहीं है, ये लोगों को लगता है। तो वो तो मीडिया ज्यादा हाइप कर देता है उन चीजों को। हालांकि नितिन गडकरी के बारे में पर्सनली अगर मैं देखूं, उनका कामकाज, उनका डिपार्टमेंट, उसमें तो सर आउटस्टैंडिंग है वो बंदा, कोई कुछ भी कहता रहे। कि जितने भी अगर आप मंत्री हैं मोदी जी के, अगर अमित शाह को छोड़ दिया जाए, बाकी बाकी सारे मंत्रियों को देखो, तो अगर डिस्टिंक्शन मार्क अगर किसी को मिलते हैं तो नितिन गडकरी को ही मिलते हैं, उनके डिपार्टमेंट की अगर बात करें। हरदीप सिंह पुरी तो वैसे भी उनका तो टर्म खत्म हो चुका है, उनको राज्यसभा का टर्म मिला नहीं, तो उनको वैसे भी जाना होगा। हरदीप सिंह पुरी को लेके समझ में नहीं आया कि इनकी क्या प्लान है भाई। बिट्टू को तो समझ में आया लेके के प्लान, वो पंजाब को लेके कुछ चल रहा है, लेकिन हरदीप पुरी को क्यों नहीं करा ये समझ में नहीं आया। या कुछ और मौके की तलाश में है, कुछ समय इंतजार करना चाहते हैं, क्या है चक्कर, समझ में नहीं आया। हरदीप सिंह पुरी के बारे में उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम इसको बिल्डअप करेंगे तो पंजाब में इसको पैठ हो जाएगी और ये पंजाब में हमें एक बढ़िया सिख लीडर मिल जाएगा। वो हुआ नहीं। हरदीप सिंह पुरी जो है वो इस काबिल निकले नहीं, तो अब सरकार ने कहा कि अब हम इनका क्या करेंगे, जाने दो इनको। रवनीत सिंह बिट्टू का जहाँ तक है, तो रवनीत सिंह बिट्टू तो वैसे भी वो है ही एक पॉलिटिकल फैमिली से ही आते हैं। बेंत सिंह हाँ, के लिगेसी है उनके पीछे, बढ़िया बेंत एक सिंह के बैकग्राउंड पोते है। हैं, बेंत सिंह के पोते हैं हाँ साहब, और हाँ, खुल के बोलते हैं, खुल के बिल्कुल बोलते सही हैं। बात। एसजीपीसी के खिलाफ बोलते हैं, खालिस्तानियों के खिलाफ और बोलते जाट हैं है, खुल के, ये भी तो बात और है। जाट और जट्ट हैं। हम्म। पुरी साहब जो हैं वो पापे रह गए, पापे। तो और फिर दिक्कत ये जो डिप्लोमेट वगैरह, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह लोग होते हैं सर, वो पब्लिक के बीच में उनकी अपील हो नहीं पाती उस तरह की पॉलिटिक्स में। जितने डिपेंड भी लोग करता हैं आप है। देख लो, इन सारों की, इन जितने भी लोग आए हुए हैं, अश्वनी वैष्णव ले लो, एस जयशंकर ले लो, ये जितने, मतलब इनकी वो बात बन नहीं पाती। ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। उस तरह की अपील होती भी नहीं है, जो मास एक अपील होती है वो उस तरह की होती भी नहीं है। हो सकता है हरदीप सिंह पुरी को 6 महीने तो रह सकते हैं, अभी किसी और राज्य में सीट खाली होगी वहां से करा देंगे, अभी जल्दी क्या है, अभी तो कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है इसमें। हाँ, एक और भी है ना, देखिए कुछ लोग हैं ना, जैसे आरके सिंह 2 बार जीता ना आरा से, आरके सिंह जीता ही था। लेकिन उसके तीसरी बार हारा भी अपने अहंकार की वजह से ही हारा। लेकिन वो वो अहंकार खाली ब्यूरोक्रेट्स में नहीं होता, बहुत सारे पॉलिटिशियन में भी होता है हाँ अहंकार हाँ, की वो वजह तो से। बहुत लोगों में होता है। वो तो आदमी, वो देखिए, वो तो आदमी का जो व्यक्तित्व होता है उसकी बात होती है, उसमें आप ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेसी की उसकी बात नहीं करते। जो उसका व्यक्तित्व है, वो जब नौकरी करता होगा तब भी उनका व्यवहार ऐसा ही रहा होगा, उस समय भी ऐसे रहे होंगे वो। लेकिन सीजेपी वाला ने तो सीधे सीधे कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, अब क्या होगा। हम्म। अब सर उन्हें लग रहा है कि जब हम, वो अभी अखिलेश यादव पार्लियामेंट में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि वो गाना है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो उन्हें लग रहा होगा कि जब सरकार झुक सकती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी झुका देंगे। और कपिल सिब्बल ने तो कह ही दिया होगा कि मैं पीछे खड़ा हूं पापे, तुम चलो आगे, मैं तुम्हारे पीछे हूं। उन्होंने तो कोई वेबसाइट वगैरह अनाउंस कर दी है, साक्षी के नाम से कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो वेबसाइट अनाउंस कर दी। और कपिल सिब्बल साहब को जो है वेबसाइट बनवाने का बड़ा शौक है, आपको देख ध्यान होगा, न्याय के सिपाही करके क्या था वो, कुछ इस तरह की वेबसाइट बनवाने वाले थे। ये बहुत साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गए। उस पे एक भी वकील ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जो इन्होंने बनवाई थी। तो वो भी इनकी ठप हो गई थी। अब इन्होंने सोचा है कि भाई 1 करोड़ रुपए इन्हें देके और अपने साथ लगा लो, तो हो सकता है कि इसके जो कॉकरोच जनता पार्टी बने, उसमें कपिल सिब्बल साहब को कोई बड़ा पद मिल जाए, कोई बड़ा
रेपुटेड पद इनको मिल दिया जाए। लेकिन सर मैंने एक चीज देखा था कि ये जो अभिजीत दिपके है, इसकी फैमिली को लेकर के एक स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी अभी 4-5 दिन पहले। इसके पेरेंट्स का इंटरव्यू छापा, स्पेशली फ्रंट पेज पे एंकर छापा, और उसमें लिखा गया था कि कुछ भी हो जाए विजय दिपके कभी राजनीति में नहीं जाएगा। क्यों? ये नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों की गई? ये तो सीधे सीधे पॉलिटिकल दिखाई दे रहा है इनका मामला। ये तो अभी तो इनके जो है वो सोशल जस्टिस मिनिस्टर महाराष्ट्र के, ये तो जाके उसके पिता से मिल के आए थे। हाँ, वो तो लेकिन वो इसलिए मिल गया है। वो कह रहे हैं कि उनका तो हम पहले से जानते हैं, वो वहाँ उस क्षेत्र में उनका, मेरे ख्याल में उसी क्षेत्र से हैं वो, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, वो संभाजी नगर से। संभाजी नगर में है वो। लेकिन हाँ, ये भी कहने में आया कि साहब कि ये जो है अपने माँ बाप की सुनता नहीं है। तो ये तो सारे ऐसे ही होते हैं, ये तो माओवादी सोच वाले लोग होते हैं। ये किसकी सुनते हैं? ये तो सुनते नहीं है किसी की। लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी सर, वो जो इनका डांस करने वाला वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है, उसके बारे में पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया, कहा कि अगर कोई युवा जो है पार्टी मना रहे हैं तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए तो सरकार दे आत्महत्या करने वालों को, और आप आज तक किसी के घर पर मिलने भी नहीं गए। आप तो जो 22 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया इस मामले को लेकर, आप तो कभी किसी के यहाँ सहानुभूति दिखाने के लिए भी नहीं गए, और सरकार से आप कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए दे दें उन्हें। ये डांस कर रहे हैं वहां। मुझे मजे की बात यह है कि सब लोगों को डांस से कोई आपत्ति नहीं है। उनका ये कहना है कि जिनके लिए तुमने आंदोलन किया वो थे वो 22 बच्चे जो कि मरे थे, और उन 22 बच्चों की मौत का कम से कम तुम थोड़ा बहुत गम मना लेते। वही तो कह रहा कोई हूँ सर, मैंने ये कह रहा हूँ हाँ, कि सरकार से आप 1 करोड़ रुपए उनके लिए डिमांड कर रहे हो, लेकिन आप में से कम ये तो होता कि भाई आपका धरना सक्सेसफुल रहा, आपने मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, तो उन परिवारों से जाके मिलते कि भाई देखिए हमने आपकी लड़ाई में सहयोग किया है और हम आगे भी आपके साथ खड़े हुए हैं। और कपिल सिब्बल साहब जो 1 करोड़ रुपए इन्हें दे रहे हैं, तो उन्हें दे देते 2-2, 4-4 लाख रुपए। 1 करोड़ में तो उन सबको काफी पैसा मिल जाता है, 22 बच्चों के परिवारों को। वैसे अब पंजाब में भी शुरू हो गया है काफी कुछ, ये पेपर लीक का कुछ करो। स्वाति मालीवाल ने उठा लिया है बीड़ा। स्वाति मालीवाल कई दिनों से उठा रही है, तो जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, स्वाति मालीवाल ने उसी समय से उठाना शुरू कर दिया था कि पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है फार्मेसी का, उसे लेके क्या हुआ है। लेकिन ये करने वाले नहीं है सर। वो हकीकत बात तो यही है कि इन लोगों की तो सपोर्ट है इन्हें, आम आदमी पार्टी वगैरह, इनका तो एजेंडा सेट हुआ। आम आदमी पार्टी को इन्होंने पंजाब में एक तरह का, क्या कहते हैं कि ग्रेस दे दिया है कि भाई आपको हम छोड़ रहे हैं, आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। यूपी की और जगह की बात करने लगे, पंजाब की बात तो अभी तक इन्होंने की ही नहीं है। वो नहीं करने वाले हैं सब लोग। नहीं, ये सब नहीं करने वाले हैं। वही वाली बात हुई ना, ये जो कि इनका जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या कर रहा है? वो जो दूसरी जगह जो सारे काम हुए हैं वो वहाँ पे लेके वो क्या कर रहा है? कर्नाटका में आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? पंजाब में हाँ, आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? तो ये और केवल रिएक्टिव मोड में ही रहेंगे, कभी एक्टिव मोड में नहीं आएंगे। बिल्कुल। और ये तो अब देखे ना, एजुकेशन मिनिस्टर जो बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, ये भी कर्नाटक से ही आते हैं। वहां पे हाँ, कुछ इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए। और ये युवा मोर्चे की बैकग्राउंड से, संघ की बैकग्राउंड से आते हैं। ये तो चुनाव आ रहे नहीं है, लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं, वहां से लोकप्रिय आदमी है प्रहलाद जोशी वहां पे। प्रहलाद जोशी तो बिल्कुल कुछ होना लोकप्रिय आदमी चाहिए। है, और गहरे आदमी है जो भी है। मैं थोड़ा सा हाँ, उनको हाँ, पर्सनली भी जानता हूँ, और काफी गहराई है इनमें, हाँ, ये हल्के गहराई नहीं भी है। है, अच्छा बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है अपने क्षेत्र में। इस बार भी इनके खिलाफ वो लिंगायत का एक महाराज था, वो चुनाव लड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने येदियुरप्पा से मिलकर उसको सेट करा दिया था, वो बैठा दिया था उसे। अब की बार भी जबकि माहौल वहां ठीक नहीं था बीजेपी के लिए, 97,000 उससे जीते इस बार ये प्रहलाद जोशी धारवाड़ से। हम्म, तो बिल्कुल ये तो मुझे ये लग रहा है कि एक चीज जो आई, अब हमारे सोर्सेज ने बताई, ये जो पूरी जो एक कर्तव्य मूड वाली जो स्थिति बनी सरकार की बीच में, हम्म, उसका मुख्य कारण ये है कि जहाँ तक दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, तो वो दिल्ली पुलिस जो है वो
केवल नाम के लिए अमित शाह को रिपोर्ट करती है, उसका सारा कंट्रोल जो है वो पीएमओ से होता है। और इसीलिए बार-बार लोग ये पूछते हैं ना कि जिस व्यक्ति ने नक्सलवाद समाप्त कर दिया, वो दिल्ली पुलिस में या दिल्ली में वो इतना असफल क्यों है? बार-बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। हाँ, सही बात है। तो उसका जो उत्तर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि साहब कि अमित शाह के हाथ में दिल्ली पुलिस है ही नहीं, वो करेंगे क्या? इन सारे मामलों में डायरेक्ट और पीएमओ से एक डिस्कस एक करना चीज और पड़ता है, आपने पीएमओ नोट नहीं की सर, लेना पड़ता एक चीज आपने और नोट नहीं की, ये जो सीजेपी वाला प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके बाद 20 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक जो कुछ घटनाक्रम हुआ, इस दौरान पार्लियामेंट भी चली, ना तो अमित शाह का कोई स्टेटमेंट आया इस पे, ना वो बोले, ना वो पार्लियामेंट में दिखाए। बस पार्लियामेंट में दो सीन उनके दिखे कि वो एक दिन धोती पहन के आए पार्लियामेंट में, अंदर चले गए अपने। उनकी कोई एक्टिविटी भी नहीं दिखी इस संदर्भ में कि भाई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हो, क्या करना है, कुछ नहीं, उनका कोई एक्टिविटी थी नहीं इसमें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो आप बात कह रहे हो, सही कह रहे हो आप, कि जिस आदमी ने नक्सलवाद को खत्म कर दिया और टाइम बाउंड फ्रेम में कि मैं इतने दिन में खत्म कर दूंगा, और जिस भी लक्ष्य को उन्होंने आज तक मतलब टारगेट पे लिया है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करके ही वो हटे। लेकिन अच्छा, यहाँ पश्चिम बंगाल भी अमित शाह के हाथ में था, और पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने अपने जो उनके विश्वस्त शिष्य थे, यानी सुनील बंसल इंचार्ज थे वहाँ के, उनके सबसे विश्वस्त में से हैं, भूपेंद्र यादव थे, और जो आपके शुभेंदु अधिकारी के जो चुनाव क्षेत्र थे, उन दोनों के इंचार्ज आपके धर्मेंद्र प्रधान थे। तो डायरेक्ट पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल न केवल जिता के दिया, पश्चिम बंगाल जिताने के बाद में पूरा जो नैरेटिव था लेफ्ट फ्रंट का, वो एक तरह से फ्लिप हो गया। अब उसी को हवा दे देना या उसी को प्राणवायु दे देना, तो वो तो स्पष्ट है कि ये अमित शाह से बातचीत नहीं की जा रही, या उनसे पूछा नहीं जा रहा, या हमारे पीएमओ के जो या ब्यूरोक्रेट्स फिर हैं वो भी है सर वो कि फ्री डायरेक्ट हैंड, चला रहे। एक होता है ना कि फ्री हैंड दे दिया जाए। हाँ, भाई पीएमओ के ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, तब तो फिर भगवान बचाए। पीएमओ के ब्यूरोक्रेट्स को तो मुझसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता ना। जो लोग कहते हैं ना कि साहब के ब्यूरोक्रेट्स बड़े ग्रेट होते हैं, और किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को ले लो, मैं XYZ की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ग्राउंड का वो आइडिया होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो इक्की दुक्के अपवाद छोड़ दो तो छोड़ दो। और पीएमओ में बैठ के तो बिल्कुल ही जो है वो, आप जो है उस तरह से जो हवाई जहाज चलता है ना, और आप देखते हो 10,000 मीटर ऊपर से नीचे जो पृथ्वी दिखाई पड़ती है, उस प्रकार की स्थिति होती है। किसी से फीडबैक नहीं लेना, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, सारा का सारा फीडबैक सिस्टम जो है वो फेल है। प्रधानमंत्री को स्वयं आना पड़ता है। कम्युनिकेशंस की बात करो तो साहब हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं कि सरकार का कम्युनिकेशन कैसा है। वो आपकी जो पीआईबी चलती है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चलती है, एक एक उसके जो एक चीज सारे आपकी इस बात से मुझे एक चीज और बड़ी ध्यान आई सर, कि इस मामले पूरे वाले मामले में आप एक चीज और बड़ी मुझे बड़ी अखरी जो मैं आपको कहूं कि सीजेपी से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को बातचीत के लिए क्यों अधिकृत करा सर? ये इनमें ऐसी कौन सी काबिलियत है साहब? ये तो वैसे भी तीसरी चौथी लाइन के लोग हैं। आप राजनाथ सिंह को क्यों नहीं करा? इसमें एक और कंस्पिरेसी थियरी चल रही है, मतलब मैं बिल्कुल हाँ। उसको ना मैं उसकी सपोर्ट कर सकता हूँ, ना मैं उसको डिनाई कर सकता हूँ। एक कंस्पिरेसी थियरी है जो एग्जिस्टेंस में है। तो दर्शक कृपया क्या? ये ना माने कि मैं चला रहा हूँ उस कंस्पिरेसी थियरी को। मेरे को सिर्फ वो कंस्पिरेसी थियरी जो है वो चलाई गई है कि साहब एक अ, यहाँ पर अमित शाह को डाउन किया जा रहा है। पता नहीं क्यों भाई, क्यों अमित शाह को डाउन करेंगे? अमित शाह के पैरेलल एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अमित शाह के पैरेलल अगर आप जेपी नड्डा को खड़ा कर रहे हैं, भगवान बचाए। तो भगवान बचाए, ये तो ये कोई मतलब तुलना ही नहीं है। ये तो मूर्खता है अगर ऐसा हो। और ये सर पता नहीं है, आज जो बिल भी जो पेश हुआ है, ये भी आज जितेंद्र सिंह ने पेश किया। ये बिल जो पेश करा है जितेंद्र सिंह से करवाया है, ये तो एजुकेशन मिनिस्टर को पेश करना चाहिए था सर। ये क्यों, ऐसा क्यों किया गया? एनटीए जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर आती है, तो प्रहलाद जोशी को पेश करना चाहिए था।
हाँ बिल्कुल। तो ये समझ में नहीं आया सर, ये वास्तव में कि भाई इतना क्यों, ये तो आपकी उस बात में को बल मिलता है कि वास्तव में कि पीएमओ सीधे सारी चीजों को देख रहा है। ये बात सही है आपकी, इसमें ये कुछ जो चीजें हैं वो कड़ियां जोड़ती हुई नजर आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बात सही कह रहे हो आप। योगी जी को किसी ने निर्देश नहीं दिया है, या कि योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा? ये सभी जगह से चिट्ठियां जारी हो गई, उत्तर प्रदेश से जारी नहीं हुई, और आशुतोष राका जो सर है वो उत्तर डायरेक्ट उत्तर योगी जी को प्रदेश में तो थ्रेटन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में तो सर इस मूवमेंट का कोई असर भी नहीं था। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ कोई स्थिति ही नहीं थी। यहाँ तो बल्कि मुझे लग रहा था कि ये यूपी पुलिस वाले जो है, वो जो जुनैद है उसका कहीं बीच में कुछ इलाज ना हो जाए। एनकाउंटर ना हो जाए उसका। वो जिस दिन खबर उड़ी कि वो जुनैद गायब हो गया है बेचारा, जो खाना वाना लेके आ रहा था इनके लिए, तो मुझे एकदम डाउट हो गया कि यार ये यूपी पुलिस तो नहीं घुस गई कहीं बीच में। फिर पता लगा कि वो दिल्ली पुलिस वाले ही लेके उसे उत्तराखंड गए थे और उसे वहीं छोड़ आए। तो आइए अब आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।